एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला, जहां आज हम पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि है 21 जून से 26 जून के बीच का। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो ये डेट है 23 जून को। तो अब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2003 के रेजोल्यूशन 57/277 में नामित किया गया था। इसका उद्देश्य समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा के मूल्य और गुण को पहचानना और विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान के बारे में बताना है। अब हम देख लेते हैं अगला करंट अफेयर, जिसमें है हाल ही के एक सर्वेक्षण में किस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ही वो राज्य है जिसमें ये चमगादड़ की प्रजातियां पाई गई हैं, जो कि निपा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की जिनमें उपस्थिति है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो सतारा जिले के महाबलेश्वर की गुफाओं में निपा वायरस का पता चला है। महाराष्ट्र के मिनी कश्मीर के नाम से मशहूर महाबलेश्वर के जंगलों में एक गुफा के अंदर रहने वाले चमगादड़ों में निपा वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है। तो उस वायरस का नाम है इबोला वायरस। तो अब जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी। इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। अब हम आते हैं अपने अगले करंट अफेयर पर। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट kWh पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी। तो उस राज्य का नाम है गुजरात। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। गुजरात सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की प्रति kWh पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी। गुजरात सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिकल 2 पहिया वाहन और इलेक्ट्रिकल 3 पहिया वाहनों पर 20,000 रुपये और 50,000 रुपये की सब्सिडी देगी। जिस देश ने सेना के एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है, उस देश का नाम है इजराइल। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। इजरायली सिस्टम किसी भी उड़ती हुई वस्तु जैसे ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट, मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। इजराइल ने यह कारनामा ऐसे समय पर कर दिखाया है जब दुनिया भर में भविष्य में ड्रोन युद्ध की आशंका तेज होती जा रही है। कहने का मतलब है कि आने वाले समय में जो हमारे जैसे हालात है उसमें ड्रोन युद्ध की आशंका तेज होती जा रही है, और ऐसे ही टाइम पर इजराइल ने ऐसे ही सिस्टम को लॉन्च किया है जिससे ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट, मिसाइल को हवा में ही मार सकते हैं, स्थल पर उसको आने से पहले ही। तो ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आते हैं अपने अगले करंट अफेयर पर, जिसका नाम है हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किस राज्य में रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है। उस राज्य का नाम है राजस्थान। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। बूंदी नैनवा मार्ग पर बूंदी से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में से एक है। 252 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से पहाड़ी और शुष्क पर्णपाती जंगलों से भरा है, जिसमें जंगली चिंकारा, जंगली शुअर, तेंदुआ, सांभर, भारतीय भेड़िया, सियार, लोमड़ी, हायना और स्लोथ भालू और विभिन्न जानवरों की एक विशाल विविधता पाई जाती है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को रणथंभौर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और मोस्टली ये हमें इसी नाम से सुनाई भी देता है, जिसे 1982 में स्थापित किया गया था। ये जो सन की बात की गई है, ये रणथंभौर नेशनल पार्क या फिर रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में कहा गया है। भारत और किस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है। तो इस देश का नाम है अमेरिका।
अमेरिका के साथ जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास शुरू होगा। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ 23 से 24 जून को पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित किया। भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रीगन के साथ नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रही है। 2 दिनों तक चलने वाले ये अभ्यास शुरू हो गया है। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच बढ़ते परिचालन सहयोग को दर्शाता है। आते हैं अगले वन लाइनर पर। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, तो आइए देखते हैं वह प्रतिशत क्या है। तो वह प्रतिशत है 9.6%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को इसके पहले के अनुमान 13.9% से घटाकर 9.6% कर दिया है। कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। वह राज्य जिसके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह राज्य है हमारा केरल। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान जीवन बचाने की मान्यता के लिए प्रदान किया गया। कहने का मतलब है ये अवार्ड उन्हें अगर दिया गया है तो ये उनके दृढ़ निश्चय और समुदाय आधारित सार्वजनिक या स्वास्थ्य कार्य और इस समय जो ये महामारी फैली हुई है इस दौरान जीवन बचाने के लिए इस बेसिस पे उनको ये अवार्ड दिया गया है। वह दुनिया को प्रदर्शित करती हैं कि दृढ़ नेतृत्व, समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रभावी संचार जीवन को बचा सकता है। CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार वार्षिक रूप से एक व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है जिनकी उपलब्धियों ने खुले समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये अवार्ड किन लोगों को दिया जाता है और कब कब दिया जाता है। आते हैं अपने अगले करंट अफेयर पर, जो है मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वह राशि है 32 मिलियन डॉलर की। मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार और विश्व बैंक की ओर से 32 मिलियन डॉलर की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम को प्रभावी बनाना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ इसका बेहतर समन्वय करना है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड OnePlus ने हाल ही में जिस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल्स मतलब घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। अब आते हैं स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus ने अपनी घड़ी जैसी पहनने वाले उत्पाद के लिए क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि बुमराह के साथ यह भागीदारी हमारी नेवल सेटल सिद्धांत के अनुरूप है। युवाओं के लिए बुमराह एक स्वस्थ फिट जीवन शैली की दृष्टि से प्रेरणा स्रोत हैं। कंपनी ने पहनने वाले उत्पादों में OnePlus वॉच और OnePlus बैंड आते हैं। बयान में कहा गया है कि इस भागीदारी के तहत बुमराह के साथ प्रचार अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत डिजिटल फिल्म के साथ होगी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है 25 जून को। दुनिया भर में वाणिज्य और आर्थिक प्रणाली में नाविकों के अमूल्य योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का आयोजन किया जाता है। दुनिया भर का लगभग 90% व्यापार जहाज़ों के माध्यम से किया जाता है और इन जहाज़ों का संचालन नाविकों के द्वारा किया जाता है, जो पानी के माध्यम से व्यापार को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। उन्हीं के सम्मान में ये जो 25 जून को नाविक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में जिस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है, उस एयरपोर्ट का नाम है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पिछले 10 वर्षों के दौरान 5 वर्षों में कई ASU पुरस्कार जीतकर लगातार ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता प्रदान की है। CIAL दुनिया भर में केवल 6 हवाई अड्डों में से एक है जिसे इस वर्ष मान्यता प्रदान होगी।
अगला हमारा क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है वह प्रतिशत क्या है? तो वह प्रतिशत है हमारा 9.5%। S&P ग्लोबल रेटिंग ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि के दर के पूर्वानुमान को घटाकर 9.8% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के चलते आर्थिक सुधार की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। S&P ने मार्च में कहा था कि अर्थव्यवस्था को तेजी से खोलने और राजकोषीय प्रोत्साहनों के कारण वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान भारत की वृद्धि दर 11% रह सकती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को कितने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बिनेट व्हीकल खरीदने के लिए RFI जारी किया है? तो उनकी जो संख्या है वो है 1750। भारतीय सेना की ताकत में जल्द और इजाफा होने वाला है। सेना ने 24 जून 2021 को 1750 फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने के लिए RFI जारी किया है। यह खास लड़ाकू वाहन दुश्मन के टैंक को तबाह करने और सैनिकों की आवाजाही के लिए उपयुक्त होंगे। दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है? तो उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। आइए जानते हैं इनके बारे में। ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी। उन्हें दिल्ली सरकार ने इस पद पर नियुक्त किया है। मल्लेश्वरी ने साल 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो उस न्यायालय का नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। केंद्र सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी इलाहाबाद कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने तक जस्टिस भंडारी ही मुख्य न्यायाधीश का दायित्व संभालेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की भारोत्तोलक लॉरेंस हर्बर्ट ओलंपिक के लिए चुनी जाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई हैं? तो उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। लॉरेंस हर्बर्ट ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनेंगी। हर्बर्ट ने 185 किलोग्राम भार उठाकर न्यूजीलैंड की 5 सदस्यीय महिला भारोत्तोलन टीम में जगह बनाई है। वह महिलाओं के +87 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। 43 वर्षीय हर्बर्ट मौजूदा खेलों में खेलने वाली सबसे उम्रदराज वेटलिफ्टर होंगी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो उस देश का नाम है जापान। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का अनुभव करने के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। JS काशिमा और JS शिटोयुकी ने हिंद महासागर में INS पुलिस के साथ एक द्विपक्षीय अभ्यास किया। भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग पिछले वर्षों के दायरे और जटिलता में बढ़ गया है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिन है 21 जून। 21 जून को हम विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं ये क्यों मनाया जाता है। हर साल 21 जून को लोगों को हाइड्रोग्राफी और हर किसी के जीवन में इसकी उपयोगिता और इसकी भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के रूप में 21 जून मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IHO के कार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। यह समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए देशों से मिलकर काम करने और दुनिया भर में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन की तलाश करने के लिए भी मनाया जाता है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2021 की जो थीम है उसका नाम है 100 Years ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वह राज्य सरकार जिसने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु में अर्थव्यवस्था को गति देने हेतु दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्रियों को नई बनी आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है।
तमिलनाडु सरकार ने पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है। राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 21 जून 2021 को घोषणा की है कि मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में प्रमुख अर्थशास्त्रियों को शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है? तो वह राज्य है बिहार। बिहार ने हाल ही में अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत नया उद्योग लगाने वाले के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और बाकी 5 लाख रुपए ऋण या कर्ज के रूप में 1% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। वह ब्रिटिश वकील जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है, उनका नाम है करीम खान। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। ब्रिटिश वकील करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्होंने उन राष्ट्रों तक पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई जो अभी कोर्ट के सदस्य नहीं हैं और उन देशों में परीक्षण करने का प्रयास करते हैं जहां अपराध किए जाते हैं। उन्होंने लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलर और केन्या के उपराष्ट्रपति विलियम रूटो का अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में बचाव किया है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम है एम योगा ऐप। एम योगा ऐप को 12 से 65 वर्ष के लोगों के लिए बनाया गया है। ये ऐप रोज योगा बडी के रूप में काम करेगा या योगा साथी भी इसे हम कह सकते हैं। अब लोग अपने स्मार्टफोन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। एंड्रॉयड यूजर्स एम योगा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर को भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो वह शहर है बेंगलुरु। सरकार ने गुरुवार को जीवन सुगमता सूचकांक ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया है। इसके मुताबिक देश में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में रहने के लिए बेंगलुरु सबसे अच्छा शहर है। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला का स्थान सबसे ऊपर है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? वह राज्य है दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में ध्यान और योग विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में 163 देशों की सूची में किस देश को दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश घोषित किया गया है? उस देश का नाम है आइसलैंड। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह सूचकांक 15वां संस्करण है। इस सूचकांक का मुख्य विषय है एक जटिल विश्व में शांति का मापन। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई हासिल करने वाला जो देश बन गया है। मतलब भारत देश कौन से नंबर पर आता है? तो वह संख्या है 5वां। हमारा भारत देश इसमें 5वें नंबर पर आता है। वर्ष 2020 में भारत को मिला 64 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई, बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश। इस यूएन रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 में भारत में 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2020 में एफडीआई प्रवाह 27% से बढ़कर 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिन 2 सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, उन दोनों बैंकों का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर में कार्यरत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का निजीकरण के लिए चयन किया है। केंद्र सरकार इन दोनों सरकारी बैंकों में अपने हिस्से का विनिवेश करेगी। केंद्र पहले चरण में 51% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। विश्व संगीत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। संगीत के उपहार के लिए संगीतकारों और गायकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है, जो हर चीज़ को कल्पना और जीवन को उड़ान देता है।
संगीत के बिना दुनिया का कोई मतलब नहीं होगा और इस कला की शक्ति का जश्न मनाने के लिए विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो वह देश है अमेरिका। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अनुसार भारत और अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के तहत एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू किया है जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देगा। उस महिला का नाम जिसने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं, उनका नाम है शेफाली वर्मा। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। भारतीय महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे एकमात्र टेस्ट मैच में इतिहास रच दिया है। शेफाली वर्मा एक तरफ जहां डेब्यू टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बन गई हैं, वहीं दूसरी ओर डेब्यू टेस्ट मैच में दोनों पारियों में अर्धशतकीय पारी खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। वहीं डेब्यू टेस्ट मैच में लगातार 2 पारियों में अर्धशतक जमाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनने का भी कमाल कर दिखाया है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले किस अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी को जज के रूप में नामित किया गया है? उनका नाम है महमूद जमाल। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। हाल ही में भारतीय मूल के महमूद जमाल कनाडा के उच्चतम न्यायालय में पहले अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं। न्यायमूर्ति जमाल सेवानिवृत्त हो रही न्यायाधीश रोसाली सिल्बरमैन एबेला की जगह लेंगे, जो शीर्ष न्यायालय की प्रथम यहूदी और प्रथम शरणार्थी न्यायाधीश थी। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने 1098 कैरेट की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है? उस देश का नाम है बोत्सवाना। बोत्सवाना एक हीरे की खदान में 1098 कैरेट का एक हीरा मिला है, जिसके बारे में देश ने दावा किया है कि अब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा है। गैबरोन ANI बोत्सवाना ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिलने का दावा किया है। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? उस देश का नाम है ईरान। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। ईरान की अति रूढ़िवादी मौलवी और न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रईसी को देश के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया है। देश के गृह मंत्री ने 19 जून 2021 को इस बारे में पुष्टि की थी। मंत्रालय ने यह पुष्टि की है कि इब्राहिम रईसी ने हाल के राष्ट्रपति चुनावों के दौरान 61.95% वोट जीते हैं। इन चुनाव में कुल 48.8% मतदान हुआ था, जो कि वर्ष 1979 की क्रांति के बाद से राष्ट्रीय चुनाव के लिए सबसे कम मतदान है। अगला क्वेश्चन है, BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है? तो वह राशि है 10 करोड़ रुपए की। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि वह भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय के अनुरोध पर ओलंपिक जाने वाले भारतीय दल की मदद से 10 करोड़ रुपए देगा। BCCI की आपात शीर्ष परिषद बैठक के दौरान इस संबंध में फैसला लिया गया, जिसमें बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह ने हिस्सा लिया था। संयुक्त राष्ट्र UN के महासचिव पद पर जिसे दोबारा सर्वसम्मति से चुना गया है, उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। एंटोनियो गुटरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्रपति UN के महासचिव हैं। इन्हें 2017 में पहली बार महासचिव के पद पर चुना गया था। इनका दूसरा कार्यकाल जनवरी 2022 से शुरू होगा तथा दिसंबर 2026 तक रहेगा। उम्मीद है आप सभी को आज का करंट अफेयर शो पसंद आया होगा। आप हमें टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।